उसको कौन ट्रस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन पार्लियामान में जो है वो काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ और उम्मीद की जा रही थी कि आज जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो बिल पेश कर दिया जाएगा। पहले फैसला हुआ था कि ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास करवाया जाएगा और उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, लेकिन आज पार्लियामानी कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला नहीं हो सका कि ये बिल जो है आज टेबल किया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि ये बिल जो है वो कल शायद पेश किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि जो लाहौर में बड़ों की बैठक हुई थी उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि अब आइनी कोर्ट की बजाय आइनी बेंच जो है वो बनाया जाए ताकि तमाम जमातें जो हैं वो इत्तेफाक राय के साथ आगे बढ़ें और इत्तेफाक राय के साथ जो है वो आइनी बेंच पे इत्तेफाक होता हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें तहरीक इंसाफ को भी कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही कोई और पार्टी इस पर एतराज़ करेगी। क्या वाकई ही आइनी कोर्ट से पीछे हट गई है गवर्नमेंट? पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते थे कि आइनी कोर्ट बन के रहेगी और अब जो है मामला चला गया है आइनी बेंच की तरफ। क्या ये सारी प्रैक्टिस जो सारी एक्सरसाइज हुई क्या इसका इख्तिताम जो है आइनी बेंच पे होगा? इस पे हम बात करने जा रहे हैं और फिर अगर ये तरमीम पास होती हैं तो इसका असर क्या पड़ सकता है आने वाले दिनों में? क्या तहरीक इंसाफ को जो है ये सारी तरमीम काबिल कबूल होंगी, ये पोजीशन जो है वो साथ बैठेगी? और फिर तहरीक इंसाफ ने जो है वो कल मुल्कगीर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है कि इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है मुल्कगीर हड़ताल मुल्कगीर जो है एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। इस पर बात होगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, मुस्लिम नून से तलक है। इख्तियार भाई शुक्रिया वक्त देने का। हाफिज़ एहसान अहमद साहब सीनियर कानूनदान हैं। हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का, आपसे कानूनी राय लेंगे। इख्तियार भाई, बात चली थी आइनी कोर्ट की और जो है वो आइनी ड्राफ्ट जो है वो तैयार हुआ, पीपल पार्टी ने लीड किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हुए थे कि आइनी कोर्ट बन के रहेगी। अब मामला जो है वो नज़र आ रहा है कि शायद आइनी कोर्ट की बजाय आइनी बेंच बनेगा। थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच भाई। सबसे पहले तो आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत वो इख्तिताम पजीर हुआ और ऑल द आइज़ वर ऑन पाकिस्तान। पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो पाकिस्तान पे लगी हुई थी। और बड़ी बात इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस आपकी और सामाईन की सब की तवज्जो मुझे इस पे चाहिए कि एक सुपर पावर तो बेशक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ज़मीन पे सुपर पावर एक अमेरिका है और दूसरा चाइना है। अमेरिका इस वक्त आपकी ना मुखालिफत कर रहा है ना वो आपके काम में टांग गड़ा रहा है। मतलब इसको भी आप खामोश सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा सुपर पावर जो है वो चाइना है, जो आपके मुल्क में $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है। आपने सऊदीया को देखा, मलेशिया को देखा और मुमलिकत जब आए तो इसकी पाकिस्तान को जो एक तरह तन्हाई में धकेल दिया गया था माजी में, हम उस तन्हाई से निकल आए हैं और हमने अपनी जो हमारा एक मुसम्मम हमारा वजूद है वो हमने दुनिया से तस्लीम करा है, जिस पे मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइनी अदालत की आपने बात की तो देखें, आइनी अदालत की बात आज की नहीं है, ये तकरीबन कोई 2006 की 2007, 8, 6, 7, 8 से काफ़ी पुरानी बात है। और ये इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई थी कि जो हमारी अदलिया है, जुडिशरी है, उस पे जो बोझ है, उसके कांधों पे जो बोझ है, जो वहाँ पे लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। किसी की बहू बेटी की जहेज़ का, किसी का नफ़े के केस है, किसी के जायदाद का केस है, किसी पे नाहक कोई कैद काट रहा है, उनको उनके केस सुनने हैं। तो हम चाहते हैं कि आइनी बोझ जो है वो इन अदालतों से साइड पे हो और आइनी अदालत बन जाए। जहाँ तक आपने कहा कि आइनी बेंच की तरफ हम चले गए, तो मैं आपके
शो में ये बात कैटेगोरिकली के मैं कहता हूँ कि हम अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि हुकूमत जो है वो बेंच की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अभी तक हमारा फोकस जो है वो आईनी अदालत ही है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो मेंबर्स हैं, नंबर गेम है वो हमारी कंप्लीट है। मैंने आपके शो में कहा था कि मौलाना साहब कभी भी पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ पीटीआई के साथ सिर्फ नज़रियाती नहीं बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ है, और गुज़श्ता 30 सालों से मौलाना साहब ने उस अकीदे पे जो दर्स हमें दिया है, उस कौम को दिया है, वो किसी को भूलता नहीं है। मैंने दूसरा दावा ये भी किया था कि पूरी नहीं तो आधी पीटीआई इस आईनी तरमीम के हक में वोट देगी। मैंने बताया था आपको, आप देख लेंगे। तरमीम आ रही साथ है तहरीक इंसाफ, आप कल जरा पेश होने दें। अच्छा। तो आपको सारी सिचुएशन मालूम हो जाएगी। छापे मारे जा रहे हैं सर, छापे क्यों मारे जा रहे हैं? पार्लियामेंट लाजिज पे जो है वो पुलिस घुस गई और जो है वो वहाँ से सेंटर को जो है उठाया। सर मैं एक बात आपको बताऊँ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ छापे छापे, जी जी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जिन पे छापा पड़ता है उनका जो माजी है वो भी फेक प्रोपेगेंडे से भरा पड़ा हुआ है। ये लोग अगवा भी खुद हो जाते हैं, अच्छा, और ये बरामद भी खुद ही हो जाते हैं। आपने अली अमीन गंडापुर साहब को देखा कि जो पूरी पीटीआई जो थी उन्होंने तमाशा लगा दिया था कि जी रियासत ने रियासत पे हमला कर दिया, हमारा वजीर आला अगवा हो गया, और उसके बाद फिर वो खुद ही सामने आ गए, वो असम्बली में नमूदार हुए। तो कुछ छापे जो हैं ये खुद पे पढ़वाते भी हैं और कुछ फेक भी होते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। एक बात अच्छा मैं ऐड करता चाहूँ, ये कहते हैं ना कि हमारे मेंबरान को 20-20 करोड़ और 40-40 करोड़ रुपए की ऑफर होती है। मैं इनको कहता हूँ कि मूंगफली और गंडेरी के भाव आपकी सारी पार्टी हमें मिल रही है, हमें करोड़ों रुपए खर्च भी आ रही है, तहरीक इंसाफ भी आ गई है। हाफिज साहब आप फरमाइएगा सर, एक तो आईनी कोर्ट अब तक जो है वो आईनी कोर्ट और जो है वो आईनी अदालत बननी थी, उसमें जो है वो तकरीर होनी थी, सारा ड्राफ्ट सारी एक्सरसाइज हो गई। अब बात सामने आ रही है कि आईनी जो है बेंच बना जाए। क्या समझते हैं कि आईनी बेंच और आईनी कोर्ट में क्या फ़र्क होगा? जो मकासद थे आईनी अदालत बनाने के वो बेंच से पूरे हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक तो ये है कि जो अभी भी बात चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो जितनी देर तक गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट नहीं लेके आती या कैबिनेट से एक चीज़ पास हो के नहीं आती उतनी देर तक चीज़ें जो हैं कबल अज़ वक्त है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 का जो लॉ बना था उसके अंदर ऑलरेडी लिख दिया गया है कि अगर कोई भी आर्टिकल 184(3) बुनियादी तौर पर इन्हीं के नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाते हैं, या उसके बाद आर्टिकल 199 से नीचे जो ऊपर आर्टिकल 185 के नीचे जाते हैं, तो वहाँ तो लिखा गया है कि जो भी मामला कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएगा वो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस के जो है मुश्तमिल एक बेंच है जो सुनेगा। तो लिहाजा ऑलरेडी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वैलिडेट कर चुकी है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हद तक बात है तो वो तो लॉ ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ना भी मौजूद होता तो आपका जो 1980 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके अंदर चीफ जस्टिस 3 जो मेंबर्स बेंच भी बना सकता है, 5 मेंबर्स भी बना सकता है, 7 मेंबर्स भी बना सकता है, 12 मेंबर्स भी बना सकता है, फुल कोर्ट 17 मेंबर्स भी बना सकता है। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए आपको किसी भी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाना है तो उसके लिए है कि चूंकि आपने एक अदालत बनानी है तो उस अदालत के अंदर आपने एक जुरिस्डिक्शन देनी है, और वो जुरिस्डिक्शन ऐसी है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास है उसको आपने डिवाइड करना है या उसको आपने शिफ्ट करना है एक दूसरी अदालत की तरफ। तो उसके लिए फिर ये है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। और दूसरा ये है कि चूंकि ये मामला सिर्फ हाई कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी आपके लाखों केसेस जो हैं वो लोगों के पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर भी ये है कि आपने आर्टिकल 199 का जो बर्डन अगर आपने शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है या पास ऑन करना है, तो उसके लिए भी ये है कि फिर आपको वहां पे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स चाहिए ताकि एक आम आदमी का जो है
वो केस लगे भी सुने भी। अगर आपने इसी पैटर्न के ऊपर आपने बेंच को रखना है या आपकी यही एक एफर्ट है, नंबर 1 ये है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर करना है तो जो हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं वहां पे चीफ जस्टिस कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कर दी है, कोई जरूरत नहीं है कि आप उन चीजों के अंदर जाएं। और अगर आपका ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी आया है या हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं, या उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर 5 या 10 या 15 के ऊपर जाती है, तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीजें चल रही हैं या लोगों के लिए जस्टिस डिलीवरेंस है वो अप टू द मार्क है? वो बिल्कुल नहीं है। क्या पाकिस्तान के आम आदमी की केसेस की सुनवाई होती है? नहीं है। अगर बात सिर्फ 200 या 250 या 300 केसेस की है, अगर 300 केसेस आपका 60,000 है और अगर हाई कोर्ट के अंदर आपके जो हैं तकरीबन 60-70 हज़ार केसेस जो है अगर सारा डालने चाह रहा हूँ हाई कोर्ट से, और वो एक 20 लाख का बर्डन बन रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मेजर रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। और वो मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो आप पर्सनैलिटी से निकालें। वो ना आपको काजी फाइज ईसा के लिए करनी चाहिए, ना जस्टिस मंसूर के लिए करनी चाहिए, ना जस्टिस मुनीब के लिए करनी चाहिए, ना जस्टिस याया अफरीदी के लिए करनी चाहिए। वो आपको करनी चाहिए पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए, इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के लिए, इस सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए, इस सिस्टम को फंक्शनल करने के लिए, और इसका वो प्रोडक्ट आपका निकले और जिसकी तरफ आप जाएं कि सुप्रीम कोर्ट से लेके पाकिस्तान की सिविल कोर्ट तक ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट आए, चाहे आपकी CRPC है, आपकी CPC है। तो सारी की सारी चीजें जो हैं, अगर तो आपने सिर्फ एक हद तक जो है जिस तरफ आप उसके शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि आपका फिर 2 ही एरिया रह जाएंगे जिस पे अमेंडमेंट्स आएंगी। वो आपकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं जिसके अंदर जजेस की एलिवेशंस है, या हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है। तो जजेस की एलिवेशन या अपॉइंटमेंट जो है वो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पाकिस्तान के आम आदमी को फायदा बिल्कुल नहीं है कि जी अगर पहले 2 बैठे हैं तो 2 पार्लियामेंटेरियंस बैठ जाए, उन्हें क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। या उसके बाद जजेस को निकालना या अकाउंटेबिलिटी का निकालना जो है कि अगर आप उसको जो है प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट जो है आपका फाइनेंशियल है उससे इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट के अंदर चले जाते हैं, तो वो भी उसका एक आम आदमी का इतना इशू। आम आदमी का इशू ये है कि अगर मैं पाकिस्तान की अदालत जो है, चाहे सिविल जज है, चाहे सेशन कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, अगर मेरा उससे वास्ता पड़ता है थ्रू पुलिस पड़ता है, थ्रू सिविल मैटर्स पड़ता है, तो मेरे मैटर्स की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और मुझे ये लगे कि अदालत का जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है वो मुझे रिस्पॉन्स करना चाह रहा है। अगर इससे कम अगर आपको बात करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप स्टेटस को के अंदर जो है कुछ चीजों के अंदर कॉस्मेटिकली जाएंगे, और उस कॉस्मेटिक से मुझे नहीं लगता कि इफेक्टिवली पाकिस्तान का जो इस वक्त ओवरबर्डन सिस्टम है या एक डिसफंक्शनल सिस्टम है उसको आप पेनिट्रेट करके इस मुल्क के आम आदमी की बेहतरी के लिए फंक्शनल करेंगे। चलें हाफिज साहब, यहाँ पे मुझे लेनी है ब्रेक, एक मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये फिर सारी प्रैक्टिस का, सारी एक्सरसाइज का फिर फ़ायदा किसको होगा, क्योंकि आम आदमी तो फिर वहीं रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि आईनी बेंच और आईनी कोर्ट का मामला जो है इससे अब फ़ायदा क्या होने जा रहा है अवाम को। और तहरीक इंसाफ अब भी जो है उसने कॉल दी है एहतजाज की, मुल्कगीर एहतजाज किया जा रहा है, इसी आईनी जो तरमीम हो रही हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो तहरीक इंसाफ का साथ देने जा रहे थे वो अब शायद हुकूमत के साथ देंगे। हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने तहरीक इंसाफ से। बसरा साहब शुक्रिया वक्त देने का। सर एक तो बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का अभी तक इस आईनी जो तरमीम का है उस पर कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया, और दूसरा अब जो है आईनी कोर्ट की बजाय आईनी बेंच बनने पे कोई इतफाक़ हो रहा है। क्या तहरीक इंसाफ जो है अब साथ देगी इस आईनी तरमीम का, या तहरीक इंसाफ के अपने मुतालबात हैं? सर बलोच साहब, कौन सी आईनी अदालत, कौन सा आईनी बेंच, कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्लियामेंट, अच्छा, जिसके लिए, जिन आईनी तरमीम के लिए कौम की माओं बहनों बेटियों को, MNAs, सेनेटर्स को, उनकी बेटियों को अगवा किया जा रहा है, क्या उन आईनी तरमीम के लिए, क्या उन आईनी तरमीम के लिए जिसके लिए MNAs को अगवा किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके बिजनेसेस बंद किए जा रहे हैं, बच्चों को उठाकर उनको वीडियो पे माँ बाप को उनकी चीखें सुनाई जाती हैं कि इस तरमीम को वोट दो वरना
तुम्हारी बेटी जो है ये बाफाजत किसकी बात कर रहे हैं? ये जरा आप इनसे तफसील लें। ये सर किसकी बात कर रहे हैं? रात मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब खुद 1 साल से ऊपर हो गया, वो जेल में है, हमारे वाइस चेयरमैन है पार्टी के। वो तो है किस तरह उनको रात जैन कुरैशी जो हमारे सिटिंग एमएनए हैं, मखदूम साहब के बेटे, उनकी बेटी को रात उठाया गया, मुस्लिम नकवी के घर के करीब से किडनैप किया गया। आप मुझे बताइए, इतना इज्जतदार खानदान, कसूर क्या है? वोट लेना है, अपनी माँ को ले जाओ, हमने अगवा कर लिया है, बेटी को ले जाओ, बहन को ले जाओ, लेकिन वोट दोगे। इस ईरानी तरमीम के लिए मैं जो दोस्त आपके साथ बैठे हैं, ये जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इख्तियार वली साहब को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इख्तियार वली साहब, आपकी भी बेटियां हैं और हमारी बेटियां, वो आपकी भी बहनें हैं, वो हमारी बहनें हैं। माएँ बहनें बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। खुदारा अपने इस जाली निजाम को, जाली हुकूमत को, इस जाली पार्लियामेंट को बचाने के लिए इस हद तक ना जाएं कि कम से कम हम एक दूसरे को माफ ना कर सकें, एक दूसरे की शक्लें ना देख सकें कि क्या ऐसी आप ये जिनसे पूछे कोई और केस भी है सामने है सर, कोई और आपके पास कोई? मैं बात मुकम्मल कर लूं। देखें पहली बात तो बलोच साहब ये है कि मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरे दोनों भाई बात करेंगे, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं स्काइप पे हूँ, ये जो मर्जी बात करें, मैं सिर्फ वो, क्या मैं इतनी फरियाद भी नहीं कर सकते कि हम अपनी माँ बहन बेटी, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या मरियम सफदर की बेटियां नहीं है? क्या नवाज शरीफ की बेटियां नहीं है? क्या आसिफ अली जरदारी की बेटियां नहीं है? सिर्फ वही कौम की बेटियां हैं कि यार जालमो, मैं पेंडू बंदा हूँ, कहते ने कमलिया धी ते धी हुंदी है, तेरी मेरी की हुंदी है। वली साहब, इख्तियार वली साहब, ना करें इस तरह कि इस हद तक आप निजाम को ले गए हैं कि आज अव्वा की बेटियां, अब आप बात कर लूं, नहीं, आपकी बात तो पूरी होगी नहीं ना, ये तो खत्म होगी नहीं। बसरा साहब, आप इससे थोड़ा सा आगे चले ना, यहाँ से जवाब ले लेते हैं सर। बैठे ना, वो बात करें यहाँ से आखिरी बात। जी आप कर लें, आखिरी बात जी करें। इस वक्त सूरत ये है कि जो खास तौर पे पंजाब में जो हारी हुई मरियम सफदर है, जो जाली वज़ीर आला है, उसने तलबा तलबात और हर तबका फिक्र के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। और मैं आपको ऐसी बात बताने लगा हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, जो पुलिस और नामालूम जो हैं, जब इस वजीर आला को भेजी जाती है, वो कहती है वेल डन। उसकी वजह, ये जाली निजाम बचाने के लिए इनको पता है अवाम हमारे साथ नहीं है। आखिरी हल क्या है? जो बोले उसको जेलों में डाल दो, उसकी माँ को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, आंसू गैस शेल। आप मुझे बताएं, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अभी क्या हो रहा है वहां पर? क्या ये दहशतगर्द हैं? आप क्या जवाब देंगे सर? जो भी है, सबसे पहले मैं इनको, हम दकियानूस नहीं है, हम लकीर के फकीर भी नहीं है। उन्होंने तो पूरी दास्तान पढ़ दी ना। हाँ, मैं अभी इनको बताता हूँ। हम कभी भी किसी की माँ, बहू, बहन, बेटी पर हमले को, उसको सपोर्ट नहीं करते। इनको ये सोचना चाहिए कि इनकी हिस्ट्री में क्या पड़ा हुआ है, इनकी अपनी हिस्ट्री कैसी है। ये इनकी हुकूमत थी ना, जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके बेडरूम तक घुस गए थे। और इनका वो तुरम खान लीडर जो था, वो इमरान खान, उसको उसकी मजम्मत तक करने की उसको नहीं आई, क्योंकि हुआ उसी के ईमा पर था। हाँ, आपको उस वक्त कोई बहन बेटी याद आई? मैं भी बेटी वाला हूँ, बहन वाला हूँ, आपकी भी होंगी। उस वक्त आपको याद नहीं आया? आप बात करते हो, हमें सिखाते हो। हमें तो बहू बेटियों का पता है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि बहू बेटियों के साथ क्या करते हैं। आपके लीडर ने, जब एक मारूफ एंकर है मंसूर अली खान, मैं नाम ही ले लेता हूं, वो गए थे इमरान खान साहब को मिलने के लिए जब 9 मई हुआ, और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की ये मलिका बुखारी और सनम जावेद, फलक जावेद, उनके साथ थानों में रैप तक हो गया है। हालांकि इस तरह हुआ नहीं था। उन्होंने खुद नहीं कहा, खुद आगे कहा उन्होंने। आप इनको, अच्छा, इन्होंने मर्दों पे, अपनी पार्टी के मर्दों पे भी ये इल्जाम लगाए हैं। ये गंदी सियासत करना और गलीज प्रोपेगेंडा, ये बदबूदार प्रोपेगेंडा ये फैलाना, ये इनका काम है। मैं फिर इनको कहता हूं कि आई नेवर सपोर्टेड, और मैं कभी भी नहीं करूंगा कि किसी की बहू बेटी को उठा लो, मुझको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मजे की बात ये अगवा भी खुद हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि जो जैन कुरैशी की बेगम के साथ हुआ है वो वाकया झूठा है या सच्चा है, आई डोंट नो।
लेकिन अगवा भी ये खुद हो जाते हैं, ये पैदा भी खुद हो जाते हैं। अली अमीन साहब गायब भी हो गए थे कि जी रियासत ने उठा लिया और फिर खुद जाके असम्बली में नमूदार हो गए। तो अपने आप करतूत जरा चेक कर ले, वो ठीक नहीं है। आपकी असल बात में और झूठ में कोई फर्क नहीं है, तजाद नहीं है उसमें बंदा पागल हो जाता है कि इस वक्त आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कोई सच्ची बात करो। अगर ये सच्ची बात करेंगे जावेद बलोच साहब, अगर ये करेंगे तो हम इनका साथ भी देंगे, लेकिन अगर ये झूठ बोलेंगे और अपना इसी तरीके से अपने व्यूवरशिप बढ़ाते हैं, अपने वोटर को इंगेज रखते हैं, तो फिर इनको स्पेयर भी नहीं करेंगे। बात है, सबूत भी देने पड़ते हैं। हाँ, मैं इनको ये भी बता दूं कि जिन्होंने, बसरा साहब सुन लो, कि जिसने झूठे बयान दिए थे और आपने इस मुल्क में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में फसाद बपा करने के लिए लाहौर का पंजाब कॉलेज का जो दकियानूसी और झूठा वाकया उठाया था, अब ये नहीं कहना कि उसमें फला बंदा जो है वो बेगुनाह है तो उसको उठा लिया गया, उसको उठाएंगे भी और उसको पूछेंगे भी इंशाल्लाह। बसरा साहब, बात हो रही थी आईनी तरमीम की, सर बात कहीं और निकल गई। जो आईनी तरमीम का बिल आ रहा है उसमें बैरिस्टर गौर ने भी कहा है कि आपके साथ हुकूमत के 7 अरकान जो हैं वो आपके साथ मिल गए हैं और तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, वोट नहीं देंगे। तो आईनी तरमीम पे क्या तरीके इंसाफ करने जा रही है? कोई अपना कोई ड्राफ्ट पेश करेगी, नहीं करेगी, या जो बेंच बनने जा रहा है वो उसकी सपोर्ट करेगी कि नहीं? क्योंकि आप लोगों ने जो है वो मुल्क की एहतजाज की भी कॉल दे दी है। अच्छा, पहली बात मैं जावेद बलोच फिर कहूँ, कौन सी और वो असम्बली जो नामुकम्मल है, वो सेनेट जो नामुकम्मल है, वो कौमी असम्बली जहाँ पे इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, वो सेनेट जहां पे 2/3 मेजोरिटी नहीं है, और किस तरह पूरी की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह ताला इख्तियार वली साहब की माँ बहन बेटी की इज्जत को महफूज रखे। हमारी दुआ है कि किसी माँ बहन बेटी की इज्जत को इसलिए बर्बाद ना किया जाए कि मरियम सफदर को वज़ीर आला रखना है। किसी माँ बहन की बेटी को इस तरह ना बर्बाद किया जाए कि हमने शहबाज शरीफ की हुकूमत को कायम रखना है। हमारी तो दुआ है, लेकिन अल्लाह ताला, मैं फिर कह रहा हूँ, जो झूठ बोले, जो बुहतान लगाए, अल्लाह ताला उस दुनिया में भी और आखिरत में उसको भी और उसको बच्चों को भी ज़लील और रुस्वा कर दे। उस पे 1000 बार लानत हो, 1000 बार लानत हो। ना इंटरप्ट करें वली साहब, बख्तियार वली साहब ना करें। मैं बद्दुआ दे रहा हूं, बद्दुआ। कोई सबूत मुझे ना करें, ना करें, मेरी बात करें। वली साहब, आपकी बीवी मेरी बहन है, आपकी माँ मेरी माँ है, आपकी बेटी मेरी बेटी है। खुदारा मैं फिर कह रहा हूँ, इस आग को जो आप जला रहे हैं ना, इसमें खुद जल के राख हो जाएंगे। ना करें, ना करें इस तरह इस निजाम को। शौकत बसरा, अब आप नहीं, अब आप नहीं, रुके नहीं, अभी आप गलत साइड पे जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, अगर देखो मत करें इस तरह, ये तरीका नहीं है, वरना फिर मैं बोलूंगा कि ये बड़ा अनफेयर, मैं फिर बोलूंगा कि जो आपने खावर मानिका के साथ किया है वो ठीक था। बैठा, मैं बंद कर देता हूँ। जो आपके लीडर ने किया खावर मानिका के साथ वो ठीक था। चलें बता साहब, बोलें आप सर। मैं क्रॉस टॉक कर जी आप बोलते रहे, आप बताएं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें ये तो हक दें कि मेरी बहन को आपने उठा लिया, मैं बहन की बात तो कर लूँ। ये हक तो हमसे ना छीन ले, ये तो मैं करने दे। दूसरी बात आपको अर्ज करूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, ये जावेद बलोच साहब नहीं हुआ था। यहाँ बदतरीन मार्शल ज़ियाउल से बदतरीन मार्शल नहीं था। जो कुछ उसने जुल्म जबर किए, और उस वक्त रिजीम, आपको पता है, नवाज शरीफ सियासी मंजर पर उफक पर आए थे, आज वही शायद इनमें वो रूह आ गई है ज़ियाउल वाली। और दूसरी बात मुझे बताएं कि मुशर्रफ का दौर भी आया, इस तरह नहीं हुआ था। हाँ, जुल्म जबर होते थे, लेकिन ये नहीं होता था कि आपने उसकी रीजन, मैं बार बार कह रहा हूँ, रीजन है क्या? रीजन ये है, आज अगर जब भी कोई तबका फिक्र, किसान, तालिब इल्म, सरकारी मुलाजम, जो भी उठता है, उनको बजाय डायलॉग से, गुफ्तगू से बात करने के, आप उसके ऊपर शेल फेंकते हैं, आप उसके रबड़ की गोलियां मारते हैं। मुझे एक बात बताएं, पंजाब कॉलेज की फिर आप बात करते हैं, पंजाब कॉलेज, गार्ड पंजाब कॉलेज का, बच्चियां पंजाब कॉलेज की, एक एक फुटेज मीडिया के ऊपर है। और कल वो मैडम आती है, मेरे पास वीडियो है, आप मुझे चलाने नहीं देंगे, आप मुझे बताएं, एक ज़ैनब केस हुआ था कसूर के अंदर, इसी तरह मियां शहबाज शरीफ ने, वहां पे पता नहीं कितने बच्चों का रेप हुआ था, वो बाप बात करने लगा, शहबाज शरीफ साहब ने उसको बंद कर दिया। कल क्या हुआ है, मरियम सफदर ने क्या किया है, वो बच्ची बात कर रही है,
कि हाँ सबूत मौजूद है, साथ ही मरियम सफदर ने उनका स्पीकर बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आप इस निजाम को बचाने के लिए आपको करना क्या चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, हम अपने ये, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हम ये हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे अब आग फैलती जा रही है। वो माइक बंद कैसे हुआ था सर? कोई ये भी तो उसमें मरियम सफदर ने किया था, मेरे पास वीडियो है, मैं कहते हैं आपको दिखा देता हूं। मरियम सफदर ने किया था, जैसे शहबाज शरीफ ने किया था ना कसूर में, जैनब केस में, कल मरियम सफदर ने उनका चलें बस साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ साहब, ये आइनी तरमीम या जो आइनी पैकेज और आइनी बेंच या जो आइनी कोर्ट है, चलें जो भी फैसला होता है, आपने बड़ी वजाहत की कि सारी फ्री प्रैक्टिस का फ़ायदा को नहीं है और सारे जो है वो एक आम आदमी को जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सर क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए आपके ख्याल में? ये जो आइनी पैकेज आपके सामने हैं सारे, गलबन 6 जमातों ने जो है वो दे दिए हैं अपने अपने ड्राफ्ट, तहरीक इंसाफ का ड्राफ्ट नहीं आया। तो आप समझते हैं कि ये जो चलें बेंच से आगे निकलते हैं, कोई बाकी जो तरमीम है वो पास हो जाएंगी या पास होनी चाहिए? देखें, जो बुनियादी तौर पे बलोच साहब हमारा जो इस वक्त चल रहा है वो 3 ही एरिया से। एक था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है उसको इस तरह रीएलोकेट किया जाए या डिवाइड किया जाए या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जिससे ये है कि आपका जो रेगुलर सिविल, क्रिमिनल और टैक्स सिस्टम है वो चलना शुरू हो जाए। जो एक चीज़ रुक गई है, आप ये देखें ना कि आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम एज ए एपलेट जुरिस्डिक्शन था। ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अगर उस वक्त उनके जहन के अंदर होता कि पाकिस्तान के अंदर जो हम हाई कोर्ट बनाने जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहे हैं, ये अपने एपलेट जुरिस्डिक्शन को साइड पे करके ये सिर्फ और सिर्फ जो है इस जुरिस्डिक्शन के अंदर जो आर्टिकल 199 है, जो आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे कि जिस वक्त आपको कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह डायरेक्ट मैटर चलना शुरू हो जाएंगे आर्टिकल 184(3) के नीचे कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स को भी निकालेंगे, इस मुल्क के अंदर डायरेक्ट पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो है उसको भी जाके चैलेंज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसी वक्त उन्होंने इस चीज़ को भांप लेना था और इस डिवीजन को डिवाइड कर देना था कि जी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हैं उसके लिए ये अदालत होनी चाहिए सूबों के अंदर या आपकी मरकज़ के अंदर, और जो आम आदमी के इश्यूज हैं, देखें ना कि आप जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उससे पहले बलोच साहब 2 बड़ी रिपोर्ट्स आ गई थी। एक 1956 की रिपोर्ट आई थी, एक 1969 की रिपोर्ट आई थी। जस्टिस महमूद रहमान की 3 साल उन्होंने लगाए। उन्होंने उसके अंदर यह कहा कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है ये डिसफंक्शनल है, ये डिलीवर नहीं कर रहा, लोग इस निज़ाम से तंग है, पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम बैठ चुका है, पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का निज़ाम बैठ चुका है, इसको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और इसके अंदर मेजर सर्जरी की ज़रूरत है आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, आपके सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। अगर पाकिस्तान बनने के बाद हमने इसको रियलाइज कर लिया तो फिर इसको अमल करना चाहिए था ना। हमने 56 के आइन के अंदर वो बनाया ना, 62 में गए, जब 68 से 69 से 71 तक आए। 73 के अंदर एक बोनाफाइड एक एफर्ट हुई कि जिसके अंदर आपने एक कॉन्करेंस जो था या कॉन्सेंट वाला आपने आइन दिया, लेकिन उस आइन का जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आए वो आए 94 के बाद। 20 साल पहले अगर आप देखें तो ना आर्टिकल 199 इतना इन्वोक होता था 94 से पहले, ना आपका आर्टिकल 184(3) था, और लोगों का कोई ना कोई चीज चल रही थी बावजूद इस चीज के कि लोग मुतमईन नहीं थे, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना सेशन कोर्ट से। लेकिन उसके बाद आहिस्ता, अब आप चले जाए ना, मैं एज ए लॉयर हूं, आप सारे जाके अदालत के अंदर देखें तो वहां के आपके ऊपर मोहम्मद दीन बनाम शरीफ दीन का केस नजर ही नहीं आएगा, उसके अंदर एक आम आदमी की बारी नहीं आएगी। सुबह आप चले जाएं, रेट जुरिस्डिक्शन है, वो चाहे सीडीए का मामला है, चाहे पॉलिटिशियंस है, चाहे जेलों का मामला है, और यही हाई कोर्ट के अंदर है। और यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम सिर्फ पर्सनैलिटीज के ऊपर चले गए हैं या हम एक उस सिस्टम की तरफ चले। अगर ये इतनी चीज अच्छी नहीं थी तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को 2006 के अंदर जाने की जरूरत क्या थी। दूसरा, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट बताऊं, दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं जो 70 से ज्यादा हैं, जिसके अंदर मेजर
जो हैं वो आपके चारों कॉन्टिनेंट्स के अंदर हैं, अगर ये सारा उनके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट भी इतना इशू नहीं है, उसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन इशू भी नहीं है, तो उन ममालिक ने अपने ममालिक के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क क्यों किया है जी? सर एक बात कि जो आईनी तरमीम का पैकेज आ रहा है 63 डे का जो फैसला हो गया, अब तहरीक इंसाफ जैसे कह रहे हैं अख्तियार वली साहब के तहरीक इंसाफ के लोग भी वोट दे सकते हैं या कोई और पार्टी के वोट भी, तो उनके लिए पॉसिबल है अब के तहरीक इंसाफ के जो वोट हैं वो इस पे नून लीग को मिल जाएं? देखिए बात यह है कि आर्टिकल 63A जो पहले पार्लियामेंट ने बनाया था, हाँ। जो 18वीं तरमीम के अंदर एक मुश्तरका था, उसके अंदर कोई ऐसी शिक नहीं थी कि जिसके अंदर आप ये कहें कि वो शख्स डिस्क्वालीफाई भी होगा, उसका वोट भी नहीं काउंट किया जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन। उसके अंदर वो सारा प्रोसेस उस वक्त ट्रिगर होना था कि जिस पार्टी हेड ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने इन 4 सिचुएशंस के अंदर वोट देना है, उस वक्त उस प्रोसेस ने इलेक्शन कमीशन से जाना था। अगर पार्टी हेड शो कॉज ही नहीं करता तो आप उसको ऑटोमेटिकली, दूसरा अगर ये उसका होता तो फिर आपका जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब है वो तो रिडेंडेंट हो गई ना। फिर अगर एक दफा प्राइम मिनिस्टर आ गया आप उसको निकाल नहीं सकते। और एक सेकंड, और फिर ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्टी हेड करेगा, जब पंजाब के अंदर मामला आया और वहां के ऊपर पार्टी हेड ने जब कहा कि वोट जो है हमजा शहबाज को देने हैं, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जब वो रूलिंग लेके गए डिप्टी स्पीकर ने वोट नहीं काउंट किए, तो वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल हालत के अंदर लेके गए हैं, तो इस पे आप ये ना कहें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया जाता है कि वोट काउंट नहीं होगा या डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज 63A की जो प्लेन लैंग्वेज है वो यही है। सर कितने वोट हैं आपकी जेब में सर तहरीक इंसाफ के, आप क्लेम कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि आधी PTI जो है वो आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा, आप उसको ज़मीर की आवाज़ कहते हैं, वटेवर जो भी कहते हैं, वो इमरान खान से तंग भी है। वो तो उसमें हमारे पास की नंबर गेम जो है वो पूरा है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो कंप्लीट है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि छापे पड़ रहे हैं, तो फिर इन छापों के रिजल्ट में जो है वो मैं या कोई और चीज़ है? शौकत बसरा साहब जो है ना, ये मैं फिर कहता हूँ, ये छापों की इन्होंने जितनी इन्होंने फरियाद की, मेरा ये ख्याल था कि ये अब बोलेंगे कि फलां के साथ हुआ, फलां के साथ हुआ, फलां के साथ हुआ, फलां के साथ हुआ। इन्होंने एक ही वाक़या सुनाया और उसको हमने कंडेम भी कर दिया, और वो कल हुआ भी और उसका हल भी 1 घंटे के अंदर अंदर निकल आया। तो इस तरह नहीं होता ना, आप इधर फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये जो वावेला अभी कर रहे थे ना, ये रेप केस पर कहते हैं मैं बहू बेटी ये वो बच्चियां सबकी सांझी होती ऐसे हैं, घर की इज्जतें सबकी सांझी होती हैं। ये शौकत बसरा साहब थोड़ा सा इस पर तबसरा करेंगे कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में हुआ था, वो वाक़या इनकी हुकूमत में था। वो अफशा लतीफ़ जो खातून है, उसने जो बयानात और बिप्ता बयान की है कि वहाँ की बच्चियों के साथ क्या होता रहा, आज इनको वो एक वाक़या तो याद है, उस पर तो ये सियासत कर रहे हैं। ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में आग लगाने की इन्होंने कोशिश की है, वो आग बुझ गई है, लेकिन उस वक़्त इनकी गैरत कहाँ थी? उस वक्त इनको अपनी बेटी याद नहीं आई, उस वक्त इनको अपनी बहुएं याद नहीं आई, अपनी बहनें याद नहीं आई। तो मैं यही कहूँगा कि जो आप पहले अपने मामला देखो, आपकी जो हिस्ट्री है ना। चले मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ बसरा साहब, आप ठीक नहीं है जो तहरीक इंसाफ अभी अख्तियार वली साहब क्लेम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के आधे वोट जो है वो मिलेंगे नून लीग को और इस आईनी तरमीम के हक में वोट होंगे, तो कुछ हैं इतलात के आपके लोग जो है पक्के हैं, कहीं और नहीं जाएंगे? इख्तियार वली भाई मेरा जिसके नाम पे सियासत करता है, जिस तर्जमान पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, वो है उस पार्टी का सरबराह मियां नवाज शरीफ। अगर वो भाऊजी नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन आराशा से हार गया है तो मैं इनकी किस बात का जवाब दूं? और दूसरी बात मेरे भाई, आप मैं ये यकीन है मेरा खुदा पे कि जिस बंदे के अंदर भी थोड़ी सी गैरत हुई, जिसको भी अपनी माँ बहन बेटी का एहसास हुआ, वो इस जो पाकिस्तान के आइन पे डाका डाला जा रहा है, जो गैर आईनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ जाली निज़ाम बचाने के लिए की जा रही है, कोई गैरत वाला बंदा तो कम से कम इस तरमीम को वोट नहीं देगा। और दूसरी बात मैं एक आपको खबर भी दे देता हूँ, मुस्लिम लीग नून में फिर कह रहा हूँ, हमारे पीछे पीछे लोग हैं इनके कि यार हमें हमारे साथ टिकट का वादा करो। मैं आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, तकरीबन 10 के करीब लोग वो हमारे साथ मिन्नतें करते फिर रहे हैं
कि हमें सिर्फ टिकट का वादा करो कि अगले कोई नाम दे देंगे, इलेक्शन में मैं टिकट दे दोगे रिस्पॉन्ड इमरान खान करूंगा का। इसको। मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे। जी जी 10 लोग कि जो हमें सिर्फ टिकट दे दें इमरान खान साहब, ये तो शॉर्ट आपको उमर अयूब साहब का शॉर्ट चला देना अभी कि 70 करोड़ हमारे एमएनएस के शॉर्ट है, वो चला देना जिन बेचारों को ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। किसी को 1 अरब रुपया, किसी को 90 करोड़ रुपया भी मेंगल साहब ने एक ट्वीट किया है। ऐसा कोई ये देखे बात सुने नहीं हो गया ना, टाइम इज ओवर। मेरी बात अब सुने, हमने किसी को ऑफर की है ना, हमें कोई जरूरत है। आपके अपने बंदे हमारे पास आके कहते हैं कि हमारा वोट जो है वो मुफ्त में ले लो, हमारी इनसे जान छुड़ा दो। ये जो कैदी नंबर 804 है, हमें कोई जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।